नमस्कार। महामना परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इस श्रृंखला की, तो इस श्रृंखला में कुल 1 से 80 प्रश्न शामिल हैं, और इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम फोकस करेंगे। और आपको सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करना है और तथ्यों को ध्यान से सुनना है। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे और ये प्रश्न आपके सामने होंगे, तो आप सहजता से उनका सही जवाब दे पाने में समर्थ होंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने वर्ष 185 BC में, ईसा पूर्व में, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सेना निरीक्षण के दौरान हत्या करके, जो पुष्यमित्र शुंग थे ये मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनानायक थे, सेनापति थे। और चूँकि धीरे धीरे जो मौर्य शासक थे वो दुर्बल होते जा रहे थे, इस संदर्भ में दुर्बल होते जा रहे थे क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो अहिंसा का पालन किया जाने लगा था, इसके वजह से भारतवर्ष की रक्षा करना विदेशी आक्रमणकारियों से थोड़ा असंभव सा हो गया था। तो प्रजा में एक भय सा व्याप्त था। विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति जो भयाक्रांत थी प्रजा, उसको देखते हुए पुष्यमित्र शुंग ने बीड़ा उठाया कि इस जो ये क्रम चल रहा है, इस क्रम को तोड़ा जाए और भारतवर्ष की रक्षा की जाए। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की एक दूसरी संज्ञा भी है ब्राह्मण वंश। शुंग वंश को ही ब्राह्मण वंश बोलते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश अथवा ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। आगे प्रश्न नंबर 2 है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है विदिशा। विदिशा में शुंग वंश अथवा ब्राह्मण वंश की राजधानी थी। आगे प्रश्न नंबर 3 है, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? तो इंडो ग्रीक को हम हिंद यूनानी भी बोलते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने पहली बार भारत में सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, पर्दे का प्रचलन किया यूनानी शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी शासक मिनांडर, जिन्हें मिलिंद भी बोला जाता है, इनके समकालीन शासक जो शुंग वंशी थे पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि मिनांडर के समकालीन शासक कौन थे? तो मिनांडर के समकालीन शासक जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक और ब्राह्मण वंश के पुरोधा पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मिनांडर को पराजित किया। ये सारे के सारे इंडो ग्रीक हो, पहलव हो, शक, कुषाण, ये सारे के सारे विदेशी आक्रमणकारी थे जो यहाँ आए, शासन भी किए, और कुछ न कुछ इनकी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में तालमेल स्थापित हुआ और कुछ न कुछ आदान प्रदान हुआ। आगे प्रश्न नंबर 4 है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे उनका नाम पतंजलि है। पतंजलि से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, 1-2 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो महाभाष्य के रचयिता जो हैं पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक, कुल 6 भारतीय दर्शनों में एक दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो पतंजलि थे। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी अथवा समकालीन विद्वान का नाम बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, पुरोहित भी थे और समकालीन भी थे पतंजलि। आगे प्रश्न नंबर 5 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? महत्वपूर्ण इस संदर्भ में हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है
कि पुष्यमित्र शुंग चूँकि ब्राह्मण वंश के पुरोधा थे, इस वजह से बौद्ध धर्म के विरोधी थे, लेकिन इस बात को उन्होंने गलत साबित किया है और इस बात का स्पष्ट रेखांकन किया है कि वो सर्वधर्म समभाव थे, समभाव की दृष्टि से देखते थे सभी धर्मों को। भरहुत स्तूप का निर्माण करा करके, भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने, और भरहुत स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। आगे प्रश्न नंबर 6वां है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, ये प्रश्न बहुत ही सामान्य श्रेणी का है, बहुत ही कम संभावना है इसके परीक्षाओं में पूछे जाने की, लेकिन इस पे गौर कर लेते हैं। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो इसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। महाभाष्य के रचयिता जो थे, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? कालिदास की एक रचना है, एक नाटक जिसे बोलते हैं, ये नाटक है, संस्कृत में लिखित है, मालविका अग्निमित्रम। इस पुस्तक के जो नायक हैं अग्निमित्र, इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध जो है शुंग वंश से है। शुंग वंश के शासक थे अग्निमित्र। ये नायक हैं कालिदास के एक नाटक मालविका अग्निमित्रम के। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर बोला जाता है। जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य किया है शेक्सपियर ने, वही कार्य संस्कृत भाषा को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य किया है कालिदास ने अपने नाटकों, अपनी रचनाओं के द्वारा। काफ़ी अच्छे अच्छे नाटक इनके द्वारा लिखे गए, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना जरूरी है आपके। आगे प्रश्न नंबर 9 है, शुंग वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शुंग वंश की स्थापना 185 BC में हुई थी और इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, जो कि ब्राह्मण वंश की संज्ञा से विभूषित होता है। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों ने ही मगध को काफ़ी शक्तिशाली बनाया, और जो सबसे प्राचीन राजवंश है मगध का वो हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका ये नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद आता है शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व वंश। ऐसे तमाम वंशों की एक श्रृंखला रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। इसमें मगध का सबसे जो प्राचीन राजवंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिम्बिसार ने। शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने ही की थी। नंद वंश की स्थापना जो की थी महापद्मनंद ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 12 है, बौद्ध मठों, जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंदिर का स्थान है, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में मस्जिद का स्थान है, वही स्थान बौद्ध धर्म में मठों का है, स्तूपों का है। ये पूजनीय स्थल होता है बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध मठों अथवा स्तूपों के चारों ओर वेदिका, जिसे रेलिंग बोलते हैं, बनाने की परंपरा का सूत्रपात किस वंश द्वारा हुआ? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बौद्ध स्तूपों के चारों ओर पत्थर की रेलिंग बनाने का जो सूत्रपात, जो परंपरा का सूत्रपात होता है, वो शुंग वंश के शासकों द्वारा होता है। आगे प्रश्न नंबर 13 है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? सामान्य श्रेणी का प्रश्न है। कण्व वंश की स्थापना जो की थी वासुदेव ने की थी। 2 ही प्रश्न इस टॉपिक से, इस वंश से बनते हैं, एक तो स्थापना और एक अंतिम शासक। तो कण्व वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था। ये प्रश्न पूछा गया है, अंतिम शासक कण्व वंश का कौन था? तो सुशर्मा था। आगे अब एक सातवाहन वंश की जो श्रृंखला शुरू होगी प्रश्नों की, ये काफ़ी
अच्छे प्रश्न बनते हैं सातवाहन वंश से। और सातवाहन वंश दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, जिसने 400 वर्षों से ज़्यादा समय तक शासन किया है दक्षिण पर, और सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है ये सातवाहन वंश। प्रश्न है 15वां, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। सिमुक ने स्थापना की थी सातवाहन वंश की। आगे प्रश्न नंबर 16 है, किस वंश के शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान अथवा पैठन थी? ये प्रश्न पूछता है, तो इसका सही जवाब है सातवाहन। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान अथवा पैठन, जो कि महाराष्ट्र के, जो वर्तमान में यदि अवस्थिति देखा जाए, वर्तमान में लोकेशन देखा जाए इसका, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इसकी अवस्थिति मिलती है। तो प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। आगे प्रश्न नंबर 17 है, किस सातवाहन वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ किया। पूछता है प्रश्न कि सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्हें दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता है। और वस्तुतः देखा जाए तो सातवाहन वंश के सभी शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है, या उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करने वाला माना जाता है। बोला जाता है इन्हें सातवाहन वंशी शासकों को उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु। यह कहने का कारण यही है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने किया, जोड़ने का कार्य किया। अपनी संस्कृति का, उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति को जोड़ने का कार्य किया है सातवाहन वंश के शासकों ने। प्रश्न नंबर 18 है, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? सातवाहन काल में ही एक इतिहासकार रहे हाल, इन्होंने रचना की है गाथा सप्तशती की। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो सातवाहन वंश के ही समय में ये रहे हाल, जो कि एक इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं। इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। प्रश्न नंबर 19 है, अच्छा प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए। प्रश्न नंबर 20 है, अमरावती कला का विकास किस वंश के शासकों ने किया? तो अमरावती कला का जो विकास है ये सातवाहन वंश के शासकों ने किया। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सातवाहनों की जो कोर्टियर राजकीय भाषा थी, कोर्टियर लैंग्वेज थी, वो क्या थी? तो प्राकृत थी। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, जो कि जैन धर्म की भाषा है प्राकृत, और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। आगे प्रश्न नंबर 21 है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, भारत पर मौर्योत्तर युग में होने वाले विदेशी अथवा बाह्य आक्रमणों का सही क्रम क्या है? मौर्य युग के बाद हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला रही है, जिसमें सबसे पहला आक्रमण जो किया हिंद यूनानी इंडो ग्रीक बोलते हैं। इसके बाद शकों ने किया, फिर पहलव, ये पहलव हैं अथवा पार्थियाई, और एक पल्लव जो हैं वो दक्षिण में शासन करने वाली शक्ति थे, पल्लव वंश, जिसमें नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, ये लोग थे, कीर्तिवर्मन। और इसके बाद आता है कुषाण वंश। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। आगे प्रश्न नंबर 22 है, कार्ले का चैत्य किस वंश के शासकों से संबंधित है? तो ये कार्ले का चैत्य जो है सातवाहन वंश के शासकों से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 23 है, बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना किस सातवाहन कालीन साहित्यकार ने की है? सामान्य सा प्रश्न है, काफ़ी कम संभावना है पूछे जाने की। गुणाढ़ नामक एक साहित्यकार ने रचना की थी बृहत कथा की।
जो कि सातवाहन कालीन रचना है। आगे प्रश्न नंबर 24 है, किस वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी अथवा उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु कहे जाते हैं? तो पूर्व में इस पर चर्चा हो चुकी है। सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी, मूलतः गौतमी पुत्र सातकर्णी को दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता है, दक्षिणापथ का स्वामी। लेकिन देखा जाए तो सातवाहन वंश के सभी शासकों को ही दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। इन्हें उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 25 है, प्रतिष्ठान अथवा पैठन की अवस्थिति कहाँ है? तो प्रतिष्ठान और पैठन जो कि सातवाहन वंश की राजधानी थी, इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये सोने के सिक्के से कुल 3 प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाली शक्ति थे वो हिंद यूनानी थे, इंडो ग्रीक। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। और एक प्रश्न पूछता है आपसे कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए, किस वंश के शासकों ने? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। शुद्ध की बात कर रहा है, शुद्ध सिक्के जो सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए? तो कुषाण वंश के शासकों द्वारा। आगे एक प्रश्न बनता है इसी से कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश ने जारी किए? तो उसका सही जवाब होता है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। आगे प्रश्न नंबर 27 है, भारत में गांधार कला का विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब है कुषाण का। ये गांधार नहीं है, गंधार कला है, गंधार कला। गांधार तो एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। गंधार कला जो है एक मिश्रित कला है। इसमें ये मूर्ति निर्माण की कला है। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि ये कैसी कला है, कैसी शैली है? तो ये मूर्ति निर्माण की कला है। ये एक मिश्रित शैली है जो कि यूनानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है गंधार कला। आपसे पूछता है कि भारतीय और यूनानी अथवा ग्रीक शैली का मिश्रण क्या है? तो गंधार कला है। गंधार कला का जो संबंध है वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से है और बौद्ध धर्म में सर्वाधिक मूर्तियाँ जो बनी वो गंधार कला के तहत ही बनी, गंधार कला में बनी। और एक प्रश्न आपसे पूछता है कि सबसे पहली जो बुद्ध की मूर्ति बनी वो किस शैली में बनी? तो वो मथुरा कला में बनी। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो हुआ वो गांधार शैली के अंतर्गत हुआ। आगे प्रश्न नंबर 28 है, किस वंश के शासकों के नाम का आरंभ उनकी माताओं के नाम पर मिलता है? तो इसका सही जवाब है सातवाहन वंश। आप देखेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये सारे के सारे नाम जो हैं ये इनकी माताओं के नाम से प्रारंभ होते हैं। हालांकि इस बात से हम इस भ्रम की स्थिति में नहीं होंगे कि जो सातवाहन कालीन समाज था वो मातृसत्तात्मक ना होकर के वो पितृसत्तात्मक था, क्योंकि जो राजा होता था वो पुरुष ही होता था। तो बस नामों की शुरुआत जो हुई है सातवाहन वंश के शासकों की वो उनके माताओं के नाम से होती है। शिलालेखों में भी ये मिलता है, लेकिन उनका जो समाज था वो पेट्रियार्टिक था, वो पितृसत्तात्मक था। आगे प्रश्न नंबर 29 है, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? ये हमेशा से कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर देखा जाए तो भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण किया वो ईरानियों ने किया है। ईरान के हखमनी वंश के शासक एक डेरियस, जिसे दारे-बाहु प्रथम कहते हैं, उसने 518 बीसी में सिकंदर से पहले, सिकंदर का जो आक्रमण हुआ 326 बीसी में हुआ, लेकिन दारे-बाहु ने 518 बीसी में, जो कि हखमनी वंश का शासक था, ईरानी था, उसने 518 बीसी में आक्रमण किया भारत पर और कुछ भागों को जीत करके अपना उसे साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ ईरानियों का हुआ। यहाँ जो सेन से पूछने का, ये पूछ रहा है मौर्योत्तर
युग में, मतलब मौर्य काल के बाद जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वो किस विदेशियों ने किया, मतलब किसने किया? तो हिंद यूनानियों ने किया था। ग्रीक, इंडो ग्रीक ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया मौर्योत्तर युग में। प्रश्न करेगा तो आपका जवाब उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर सीधा सीधा प्रश्न रहे कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, किस शक्ति ने किया, तो ईरानियों ने। यहाँ प्रश्न चूँकि संदर्भ चल रहा है मौर्योत्तर युग के बाद का, तो यहाँ जवाब होगा इंडो ग्रीक ने। प्रश्न नंबर 30वां है, साकल जिसे वर्तमान में सियालकोट कहा जाता है और जिसकी अवस्थिति पाकिस्तान में है, किस वंश के शासकों की राजधानी थी साकल? तो इंडो ग्रीक शासकों की राजधानी थी साकल। हिंद यूनानी शासकों की राजधानी जो थी वो साकल थी। आगे प्रश्न नंबर 31 है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और कुछ जो विजय किए, इन वजहों से उसे सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 32 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीनांडर और नागसेन जो एक बौद्ध भिक्षु थे, मीनांडर और नागसेन के बीच हुए प्रश्नोत्तर, ये मीनांडर और नागसेन के बीच संवाद है, उसका विवरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका सही जवाब है, एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न भी बोलते हैं इसे। मिलिंद पन्हो में मिलता है मीनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद हुआ उसके बारे में। आगे प्रश्न नंबर 33 है, हिंद यूनानी वंश का सबसे प्रतापी शासक। पूर्व में इस पर चर्चा हो चुकी है। मीनांडर जो था वो हिंद यूनानी वंश का, इंडो ग्रीक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आगे प्रश्न नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले सिक्के किन्होंने जारी किए? तो इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। आगे एक प्रश्न है 35, भारत में यवनिका जिसे पर्दा बोला जाता है, ये पर्दे का प्रचलन किनकी देन है? नाटक इत्यादि जो होते हैं मंचों पे, उस वहाँ पर्दे का जो प्रचलन है, इस वजह से नाटक का काफ़ी विकास हुआ भारत में। इसका प्रचलन किनकी देन है? तो ये यूनानियों की देन है। जो भारत में पर्दे का प्रचलन है यूनानियों ने शुरू किया। आगे प्रश्न नंबर 36 है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विक्रम संवत और एक शक संवत, ये दो प्रश्न हमेशा से उलझाऊ रहे हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई वो 58 BC में हुई। ये ईसा के पूर्व का समय है, 58 BC। और ये जो शक संवत है ये 78 AD में, 78 ईस्वी में हुई। शक संवत पर ही आधारित है हिंदुओं का कैलेंडर, हिंदू धर्म का कैलेंडर। और शक संवत की जो शुरुआत है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने की। आगे प्रश्न नंबर 37 है, क्षत्रप किस वंश के शासक क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग करते थे? तो शक वंश के जो शासक थे, शकों में सबसे प्रतापी शासक जो थे वो रुद्रदामन थे। शक शासक जो थे क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग करते थे। आगे प्रश्न नंबर 38 है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण या कह सकते हैं साफ सफाई किसने कराया? तो इसका जो जीर्णोद्धार कराया शक शासक थे रुद्रदामन, उन्होंने कराया। सुदर्शन झील का निर्माण ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक सामंत थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका बाद में पुनरुद्धार करवाया है, जीर्णोद्धार कराया है रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन जो थे शक शासक थे। प्रश्न नंबर 39 है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण प्रथम अभिलेख गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन का संबंध गिरनार अभिलेख से है। ये गिरनार अभिलेख जो है, इससे प्रश्न बनता है, गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला
अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है गिरनार अभिलेख, संस्कृत भाषा में। इससे पहले जितने भी अभिलेख लिखे गए उत्कीर्ण हुए वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में थे। प्रश्न नंबर 40 है, दक्षिण भारत पर शासन करने वाले वंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सातवाहन। इसका कारण एक है कि 400 वर्षों से भी अधिक समय का समृद्ध इतिहास है सातवाहन वंश के शासकों का। आगे प्रश्न नंबर 41 है, पहलव या पार्थियाई आक्रमणकारियों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ है? तो इनका जो मूल निवास स्थान है ये ईरान है। वस्तुतः ये ईरान से ही आए थे। ईरान का काफ़ी समय पूर्व से ही भारत से संबंध रहा है, वो व्यापारिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो। हिंदू जो शब्द है वो ईरानियों का ही देन है। आगे प्रश्न नंबर 42 है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जानते हैं। कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी और वर्तमान में इसे पेशावर के नाम से जानते हैं। इसकी दूसरी राजधानी बनी, कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी बनी वो बनी। एक एक प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे कुषाण वंश से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 43 है, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि कुषाण वंश के कनिष्क द्वारा आयोजित हुई थी। और ये प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि कुंडल वंश कहाँ स्थित है? तो कुंडल वन स्थित है जम्मू कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। वसुमित्र और अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। आगे प्रश्न नंबर 44 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था, ये सामान्य प्रश्न है, कुजुल कड़फिड़स। कुजुल कड़फिड़स ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। सबसे अच्छा प्रश्न जो कुषाण वंश से बनता है, चीन की यूची जनजाति का संबंध किस वंश से है? तो कुषाण वंश से है। आगे प्रश्न नंबर 45 है, गंधार कला को ही कुषाण कला भी बोलते हैं, चाहे इंडो ग्रीक कला बोलते हैं। किसका मिश्रण है? तो यूनानी और भारतीय शैलियों, ये दो शैलियों का मिश्रण है गंधार शैली अथवा गंधार कला। आगे प्रश्न नंबर 46 है, शक संवत की शुरुआत कब और किसने की? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा हुआ। कनिष्क द्वारा शुरू हुआ है ये शक संवत। शक संवत पर ही आधारित है हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है। ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को। 47वां प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है। कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। 48, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की कुल 2 शाखाएं थी, जिनमें से महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। आगे प्रश्न नंबर 49 है, मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कुषाण वंश के समय में विकास हुआ है मथुरा शैली का, और मथुरा शैली का जो संबंध है वस्तुतः जैन धर्म से है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा शैली में ही बनी थी। आगे प्रश्न नंबर 50 है, सिल्क रूट, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिल्क रूट अथवा रेशम मार्ग का संबंध
किस शासक से है? तो कनिष्क से है। कुषाण वंश के शासनकाल में, कुषाण वंश के समय में रेशम मार्ग अथवा सिल्क रूट का निर्माण हुआ। आगे प्रश्न नंबर 51 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। आगे प्रश्न नंबर 52 है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी जो थी वो मथुरा थी। आगे प्रश्न नंबर 53 है, चीन की यूची जनजाति का संबंध किससे है? तो चीन की यूची जनजाति का जो संबंध है वो कुषाण वंश के शासकों से है, कुषाण वंश से है। आगे प्रश्न नंबर 54 है, किस वंश के शासक देवपुत्र कहलाते थे? किस वंश के शासक देवपुत्र कहलाते थे? तो कुषाण वंश के जो शासक थे वो देवपुत्र कहलाते थे। एक उपाधि थी देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, ये अशोक की उपाधि थी, कंफ्यूज नहीं होंगे। देवानाम जो प्रिय उपाधि है या फिर प्रियदर्शी, ये मौर्य सम्राट अशोक की उपाधि थी। आगे प्रश्न नंबर 55 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श और चरक किसके समकालीन थे? ये सभी के सभी जो रत्न थे ये कनिष्क के समकालीन थे, जो कुषाण वंश, ये सारे के सारे कुषाण वंश के समय में थे, ये कनिष्क के समकालीन थे, उनके दरबार में रहते थे। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण कहे जाने वाले बुद्ध चरित्र की रचना की। नागार्जुन जो थे, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने की वजह से ही इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके बाद चरक हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं, ये आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी है जो चिकित्सा पर आधारित है। ये सारे के सारे लोग कनिष्क के समकालीन थे। आगे प्रश्न नंबर 56 है, वसुमित्र की किस रचना को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? वसुमित्र की एक रचना है, उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जिसका नाम है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र की रचना की, ये काफ़ी सामान्य प्रश्न है, पूछने की संभावना कम है परीक्षा में। महाविभास सूत्र की रचना की थी वसुमित्र ने, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 57 है, बौद्धों का रामायण कहे जाने वाले बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। एक कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो हर्ष चरित्र की रचना की थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के समय में थे। हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना की और हर्ष चरित्र की रचना की। आगे प्रश्न नंबर 58 है, चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक संहिता की जो रचना की वो चरक ने की, जो कि कनिष्क के आयुर्वेदाचार्य थे। आगे प्रश्न नंबर 59 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत दिया है नागार्जुन ने। आगे प्रश्न नंबर 60वां है, बौद्ध प्रतिमाओं का सर्वाधिक निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो एक मिश्रित शैली है, गंधार शैली, गंधार कला जिसे बोलते हैं, तो गंधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। आगे प्रश्न नंबर 61 है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई? तो मथुरा शैली में, कंफ्यूज नहीं होंगे, मथुरा शैली में निर्मित हुई थी बुद्ध की प्रथम मूर्ति। आगे प्रश्न नंबर 62 है, माध्यमिक सूत्र पुस्तक के रचयिता किस विभूति ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना की है और सापेक्षता का सिद्धांत दिया है नागार्जुन ने। आगे प्रश्न नंबर 63 है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है,
कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। संस्थापक पूछ सकता है तो कुजुल कड़फिड़स था। प्रतापी शासक जो था वो कनिष्क था। राजधानी पूछता है तो राजधानी पुरुषपुर अथवा पेशावर थी। द्वितीय राजधानी जो थी मथुरा थी। आगे प्रश्न नंबर 64 है, गंधार कला अथवा शैली, गंधार शैली का संबंध वस्तुतः किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। कुषाण वंशी जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को मान्यता देते थे, बौद्ध धर्म के पोषक थे। आगे प्रश्न नंबर 65 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुंडल वंश कहाँ स्थित है? तो कुंडल वन में जहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, ये कुंडल वन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। आगे प्रश्न नंबर 66 है, रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है? तो रुद्रदामन का जो संबंध है वो शक वंश से। शक वंश के सबसे प्रतापी शासक थे रुद्रदामन, जिनका संबंध गिरनार अभिलेख से है। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? शकों की कुल 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी जो थी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। और अगर बात करें तो पहली शाखा जो थी उसने अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा जो थी उसने पंजाब में राजधानी बनाई थी अपनी तक्षशिला, तीसरी शाखा जो थी शकों की उसने अपनी राजधानी मथुरा, चौथी शाखा ने जो पश्चिमी भारत, और पांचवी शाखा ने ऊपरी जो दक्कन का भाग है, दक्षिण का भाग, उस पर प्रभुत्व स्थापित किया। आगे प्रश्न नंबर 68 है, रुद्रदामन का साम्राज्य कहाँ विस्तृत था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रुद्रदामन का जो साम्राज्य था वो गुजरात में था। आप देखेंगे काठियावाड़ का जिक्र मिलता है, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है और यहाँ शासन था रुद्रदामन का। तो गुजरात के बहुत ही विस्तृत भाग पर शासन किया रुद्रदामन ने, जो कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसका जो शासन था वो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा। आगे प्रश्न नंबर 69 है, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की परंपरा का सूत्रपात किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भूमि अनुदान में देने की परंपरा का सूत्रपात किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का सूत्रपात किया है सातवाहन वंशी शासकों ने। आगे प्रश्न नंबर 70 है, शक जो थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो शक जो थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और भारत ये चारागाह की खोज में आए। मध्य एशिया जो है काफ़ी शुष्क इलाका है और आप जितने भी आक्रमणकारी देखेंगे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है उनमें से अधिकांश आपको मध्य एशिया के ही मिलेंगे। कारण क्या था? वहाँ की विषम परिस्थितियाँ उन्हें बाध्य करती थी कि वो आसपास के इलाकों पर, आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करें। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आक्रमण किया आसपास के क्षेत्रों पर, जिनमें सबसे अच्छी पसंद थी उनकी भारत का जो उत्तर पश्चिम का भाग है, उत्तर पश्चिम का जो द्वार है, वहाँ से ये भारत में आते गए। एक बड़ी श्रृंखला रही है, एक क्रम रहा है विदेशी आक्रमणकारियों का। आगे प्रश्न नंबर 71 है, साकल को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो साकल को वर्तमान में सियालकोट कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है, सियालकोट। आगे प्रश्न नंबर 72 है, मीनांडर जिन्हें मिलिंद भी कहा जाता है को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो मीनांडर को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी वो नागसेन ने दी। इनके बीच जो संवाद हुआ वो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में वर्णित है। प्रश्न नंबर 73 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, वर्ष 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, पुरुषपुर का आधुनिक नाम क्या है? तो पुरुषपुर का आधुनिक नाम पेशावर है। ये कनिष्क की राजधानी थी, कुषाण वंश की राजधानी थी पेशावर। आगे प्रश्न नंबर 74 है, हेलेनिस्टिक आर्ट किनकी देन है? जिसका एक उत्तम उदाहरण जो है गंधार कला है। ये गंधार कला जो है ये इसी के अंतर्गत शामिल है। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है ये किनकी देन है? तो ये हिंद यूनानी शासकों की देन है, इंडो ग्रीक शासकों की देन है ये हेलेनिस्टिक आर्ट। आप यहाँ भ्रम की स्थिति में नहीं होंगे,
गंधार कला का जो सूत्रपात होता है वो कुषाण काल में होता है, विकास होता है। लेकिन ये पार्ट है हेलेनिस्टिक आर्ट का, और ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट है यह हिंद यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया। आगे प्रश्न नंबर 75 है, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये 4 धातुओं से जो सिक्के बनते हैं उन्हें कारसापण कहते हैं। अगर हम पर्ण को अलग कर दें तो ये मौर्य काल, मौर्यों की मुद्रा का नाम है पर्ण। ये जो कारसापण है ये 4 धातुओं से मिलकर के बनने वाले सिक्का अथवा मुद्रा को कहते हैं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा। आगे प्रश्न नंबर 76 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किनके द्वारा व्यवहार में लाया गया? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा अर्थात यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया। आगे प्रश्न नंबर 77 है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो ये पार्थियाई शासक थे, पहलवी शासक, पहलव वंश के शासक थे। गोंडोफर्नीस के शासनकाल में ईसाई धर्म का एक प्रचारक रहे सेंट थॉमस, ये भारत आए। आगे प्रश्न नंबर 78 है, त्रातार अर्थात मुक्तिदाता किस वंश के शासकों? त्रातार की उपाधि जो थी ये शक वंश के शासकों ने धारण की थी। त्रातार अर्थात मुक्तिदाता की उपाधि जो थी ये शक वंश के शासकों ने धारण कर रखी थी। आगे प्रश्न नंबर 79 है, वीडियो अपने अंत की ओर है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। इसमें भी वर्णन मिलता है। और एक रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है इसमें भी वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। आगे प्रश्न नंबर 80 है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कलिंग नरेश जो खारवेल है ये चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। आप देखेंगे कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है। और कलिंग नरेश जो खारवेल थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। इनका संबंध जो है चेदी वंश से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये वीडियो, लेकिन 80 प्रश्नों के साथ साथ इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। इसके वजह से ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन यदि आपके परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण साबित होता है, कुछ मददगार साबित होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें, जिससे हम अपने में सुधार करने का पूरा प्रयास करें। और वीडियो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।